नमस्कार विद्यार्थियों। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम बेनेडेत्तो क्रॉचे के अभिव्यंजनावाद का अध्ययन करेंगे, उसे जानने समझने का प्रयास करेंगे। बेनेडेत्तो क्रॉचे मूलतः साहित्य शास्त्री न होकर दार्शनिक तथा सौंदर्य शास्त्री थे। उनका जन्म सन 1866 में इटली के नेपल्स शहर में हुआ था और इसी शहर में ही 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। वो एक संपन्न परिवार में जन्म लेने के कारण उनको आर्थिक चिंता का सामना नहीं करना पड़ा और इसीलिए उनका जो समय था वो जो रोटी, कपड़ा और मकान, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाता, वह पूरा समय उनका साहित्यिक और दार्शनिक शोध में ही बीता। 20वीं शताब्दी के जब दार्शनिकों का नाम आता है तो क्रॉचे का नाम सबसे पहले आता है। उनका महत्वपूर्ण स्थान है। क्रॉचे इटली की संसद में सदस्य और मंत्री भी रहे थे और उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा जो आधार है वो एस्थेटिक नामक उनका ग्रंथ है। 1900 में नेपल्स में सौंदर्य शास्त्र पर क्रॉचे ने 3 भाषण दिए थे और उन्हीं का ही विस्तृत रूप यह ग्रंथ है। एस्थेटिक का जो पहले प्रकाशन हुआ वो 1902 में हुआ और इतालवी में ही वह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। एस्थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है और द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। सौंदर्य को लेकर बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर क्रॉचे देते हैं कि सौंदर्य क्या है, सौंदर्य आत्मनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ है, सौंदर्य का जीवन में क्या स्थान है, उसके क्या मूल्य हैं, क्या नियम है, क्या साधन है आदि। देखिए, क्रॉचे जो थे आत्मवादी दार्शनिक थे, यानी कि दर्शन की भी 2 धाराएं चल रही थी, एक आत्मवादी और एक भौतिकतावादी। दोनों ने ही अपने अपने दृष्टिकोण से सौंदर्य का विवेचन किया। क्रॉचे आत्मवादी दार्शनिक थे और उन्होंने आत्मा की 4 मूलभूत जो परस्पर भिन्न क्रियाएं हैं उन पर प्रकाश डाला। इनमें 2 सैद्धांतिक अर्थात ज्ञान की क्रियाएं हैं और 2 व्यवहारिक अर्थात इच्छा की क्रियाएं हैं। वो इनके ऊपर और विस्तार से प्रकाश डालते हैं क्योंकि चेतना को वो अधिक महत्व देते हैं और इसीलिए फिर उन्होंने इनके ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला। सैद्धांतिक क्रियाओं के अंतर्गत वो एक बताते हैं कि सहजानुभूति अभिव्यंजना। यह सहजानुभूति अभिव्यंजना ही आगे चलकर अभिव्यंजनावाद के रूप में परिणित हो गई। ये बताते हैं कि जो सहजानुभूति
अभिव्यंजना है उसी पर क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत आधारित है और वह चेतना की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। सहजानुभूति पर आने से पहले हम एक बार चेतना की क्रिया को समझ लें कि चेतना की दो क्रियाएं हुई, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। फिर सैद्धांतिक को भी वो दो में बांटते हैं, एक सहजानुभूति अभिव्यंजना और एक अवधारणाकरण, जिसे तर्क ज्ञान कहते हैं वो। और व्यवहारिक को भी सामान्य, स्वेच्छाचालित और नैतिक क्रिया। फिर कहते हैं कि कलाकार अपने मस्तिष्क में जो कुछ भी सहज भाव से अनुभूत कर रहा है वही कला है और वह कला ही सहजानुभूति है। उदाहरण भी देते हैं कि किसी चित्र के रंग तथा रेखाएं और किसी गीत के स्वर हमारे मन में सहज एक अनुभूति जगाते हैं। आवश्यक नहीं है कि हम चित्र में अंकित दृश्य या कथा को या गीत की कथा वस्तु को जाने या समझें। उसको सुनकर या देख करके ही अगर हमारे मन में सहज अनुभूति जागृत हो गई है तो वह भी पर्याप्त है हमारी रसानुभूति के लिए। वो कला का मूल तथा संपूर्ण तत्व सहजानुभूति को ही मानते हैं और वो ये भी कहते हैं कि जितने भी बुद्धि है, तर्क है, दर्शन है, जितनी भी अवधारणाएं हैं वो सब सहजानुभूति में मिलकर के ही एकाकार हो जाते हैं और इसीलिए सहजानुभूति के बिना कला कभी संपूर्ण नहीं होती, वह अपूर्ण है। यह जो सहजानुभूति है यह बौद्धिक या तर्क सिद्ध ज्ञान पर निर्भर नहीं होती है। सहजानुभूति में चेतना प्राण रूप में सक्रिय रहती है। क्रोचे कहते हैं कि सहजानुभूति अभिव्यंजना है और अभिव्यंजना शब्द का प्रयोग क्रोचे बाह्य अभिव्यक्ति के लिए नहीं करते। क्रोचे कला की सृजन प्रक्रिया के 4 चरणों को स्वीकार करते हैं, जिनमें प्रथम 3 चरण तो अनिवार्य हैं और चौथा चरण वैकल्पिक है। प्रथम चरण में कलाकार किसी उद्दीपन के प्रभावों के अंतर्गत एक अमूर्त संवेदना का अनुभव करता है। अर्थात पहले में क्या होगा कि वो अपनी अंतर प्रज्ञा से उसमें संस्कार स्फुरित होंगे, संस्कार उसमें जागृत होंगे। दूसरे चरण में कल्पना शक्ति के माध्यम से वह उन प्रभावों का संश्लेषण करेगा, यानी अभिव्यंजना आ जाएगी। तीसरे चरण में बिंब विधान के माध्यम से वह अपने मानस स्तर पर अभिव्यंजना को पूर्ण कर लेगा और उसी स्तर पर कलाकृति, शब्द, रंग, रेखा, आकार, स्वर सब ये पूर्ण होकर के और सहजानुभूति या आनंदानुभूति को जन्म देंगे। और चौथा और जो वैकल्पिक चरण है वो इस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर है, अर्थात उसमें काव्य, चित्र, संगीत, मूर्ति आदि के रूप में उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी, अवतारण हो जाएगा। तो ये क्रोचे ने 4 चरण जो है वो सृजन प्रक्रिया के या अभिव्यंजनावाद के बताए हैं। क्रोचे विशुद्ध सहजानुभूति की भी बात करते हैं, जो गैर अवधारणात्मक और गैर ऐतिहासिक होती है। वह न तो वैज्ञानिक होती है न तथ्यपरक होती है। बोध मानस पर बिंबों में रूपांतरित होता है और अनेक बिंबों के संश्लेषण के माध्यम से यह सहजानुभूति में बदल जाता है। क्रोचे मानते हैं कि सच्चे अर्थों में कला या सौंदर्य का सृजन सायास या सचेत भाव से नहीं होता। माफ कीजिए, कलाकार सहज भाव से ही अंतःप्रेरणा का अनुभव करता है। सचेत भाव नहीं, सहज भाव, ये ध्यान
देने योग्य बात है। और इसीलिए वो जो भी सर्जना के जो क्षण होते हैं उनमें कवि या कलाकार विषय वस्तु का जो चुनाव करता है वो उसके हाथ में नहीं होता, वो अपने आप हो जाता है। और न ही वो किसी उद्देश्य को सामने रखकर रचना करते हैं, वो तो अपने अंतर प्रेरणा या सहजानुभूति से ही करते हैं। इसीलिए क्रौचे कहते हैं कि अगर आप किसी भी रचना में उद्देश्य को खोजते हैं तो वो स्थिति गलत है, या नैतिकता की कसौटी पर अगर आप कस रहे हैं तो वो भी गलत है। किसी भी रचना की न तो आलोचना होनी चाहिए, न निंदा होनी चाहिए, न प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि वो तो जो कवि या कलाकार के मन में सहज भाव से जो भाव उत्पन्न हुए थे उन्हीं को उन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की, तो उसकी क्या निंदा और क्या प्रशंसा। सहजानुभूति को ही क्रौचे कला के लिए आवश्यक मानते हैं और वे कहते हैं कि जो भी कलाकार है उसकी सहजानुभूति और साधारण व्यक्ति की सहजानुभूति वो लगभग बराबर होती है। सौंदर्यपरक मूल्यों में अंतर वो नहीं करते। फिर उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार पत्थर के टुकड़े और ऊंचे पर्वत में मूल रासायनिक तत्व तो एक ही है, उनमें केवल अंतर आएगा तो वो परिमाण का है, उसी प्रकार सामान्य व्यक्ति और कलाकार की सहजानुभूतियां भी मूलतः समान होती हैं। इनमें अगर अंतर होगा तो परिमाण का, गुण का नहीं। अभिव्यंजना को क्रौचे एक अखंड इकाई मानते हैं। अगर हम उस अखंड इकाई का विश्लेषण कर देंगे तो सौंदर्य ही नष्ट हो जाएगा। इस बात को भी वो समझाते हैं कि अगर किसी चित्र को हम एक रूप में, समन्वित रूप में देखेंगे तो वो हमें आनंद प्रदान करेगा, लेकिन अगर उस चित्र में हम रंग को, रेखाओं को, आकृतियों को सबको अलग अलग करके देखेंगे तो खंडित हो जाएगा, वो सौंदर्य प्रदान नहीं करेगा। वो कला के सुंदर असुंदर इसके भेद को भी नहीं मानते। कविता में अलंकरण के भी वो विरोधी हैं। जो अलंकार काव्य में सहज रूप से आते हैं वे काव्य के अभिन्न अंग ही होते हैं। जो अलंकार अभिव्यंजना के वास्तविक अर्थ से जुड़े हुए नहीं होते और केवल सुंदरता बढ़ाने की खातिर ऊपर से ही लाद दिए गए हैं, वे अनुचित हैं, उनका प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि क्रौचे अलंकार को महत्व तो देते हैं, लेकिन जो सहज भाव से आ गए हैं उन्हें। इसी प्रकार वो यह भी कहते हैं कि छंद हमें विशेष आनंद देता है, क्योंकि छंद युक्त रचना हमारे कानों को प्रिय लगती है। अनुवाद को वो अनुपयुक्त मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मूल को नष्ट कर देता है। इस प्रकार क्रौचे जिस सहजानुभूति की बात कर रहे हैं वह मस्तिष्क से जुड़ी हुई नहीं है, उसकी आधारशिला अंतःप्रज्ञा है। क्योंकि वो कहते हैं कि किसी भी वस्तु की सत्ता का जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो 3 प्रकार से होगा, क्या तो प्रत्यक्ष होगा, अनुमान होगा, या शब्द के द्वारा होगा। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान है, अनुमान है प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान, और शब्द क्या है, आप्त वचन से प्राप्त ज्ञान है, वो शब्द हो गए। अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान और तर्कात्मक ज्ञान, उसकी भी वो अलग अलग विशेषताएं बताते हैं।
अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान जो कल्पना से प्राप्त है, व्यक्ति का ज्ञान है, पृथक पृथक वस्तुओं का इसमें ज्ञान होता है और बिंबों का उत्पादक ज्ञान प्राप्त होता है। और तर्कात्मक ज्ञान जो बुद्धि के द्वारा प्राप्त है, सामान्य का ज्ञान होता है, वस्तुओं के संबंधों का ज्ञान और जो कंसेप्ट्स हैं, संप्रत्य हैं, उनका इस प्रकार अगर हम सार रूप में कहें तो यह है कि जो कला है वो अंतःप्रज्ञा है, अभिव्यंजना है, कला आत्मिक क्रिया है, कला केवल रूप है, वह वस्तु नहीं है, वह अखंड है। कला कला के लिए है, उसका कोई प्रयोजन या उद्देश्य नहीं होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने क्रॉचे के अभिव्यंजनावाद का अध्ययन किया और यह जाना कि क्रॉचे जो है वो इस प्रकार क्रॉचे कला को अंतःप्रज्ञा, अभिव्यंजना, कल्पना, सौंदर्य, बहुत सारे शब्द देते हैं। क्रॉचे की भाषा बहुत ही स्वच्छ है और उनका दर्शन भी उसी के समान। इसीलिए क्रॉचे का पाश्चात्य काव्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।